नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। संडे है, फिर भी 6-7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जो भी जेन्युइन क्वेरीज है मैं उनके जवाब दूंगा। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। पहला आर्टिकल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन इन हिमाचल प्रदेश 9.02 किलोमीटर लंबी लॉन्ग टनल जिसको बीआरओ ने बनाया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल है, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ती है। ये लाहौल स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में एक लैंडलॉक्ड वैली है। जब सर्दियां आती हैं तो बर्फ इतनी गिरती है कि ये वैली 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाती है बाकी देश से। ओके, और जो रोहतांग पास है जो यहाँ तक जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है। तो ऑब्वियस बात है, नवंबर से अप्रैल जो रोहतांग पास है वो बंद रहता है। तो ये जो टनल बनी है, ये राउंड द ईयर कनेक्टिविटी बना के रखेगी किसकी? लाहौल स्पीति वैली की। किसके साथ? मनाली के साथ। ओके, इस टनल से मनाली और लेह के बीच के डिस्टेंस को आप 46 किलोमीटर से कम कर सकते हो। रास्ता ट्रेवल करने का जो समय है उसको 4 से 5 घंटे के लिए आप कम कर सकते हो। तो अब सर्दियों में भी टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए आराम से लेह लद्दाख के इलाके में जाया जा सकता है, और मिलिट्री लॉजिस्टिक व्यू पॉइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में अगर चाइना की तरफ से लद्दाख रीजन में कोई एक्टिविटी होती है, तो अगर ये टनल नहीं होता तो हमारी फोर्सेस को मोबिलाइज करना और वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब इस टनल के चलते हमारी फोर्सेस को बहुत आराम से वहां तक पहुंचाया जा सकता है कम समय में। इस काम को करने में एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजर रोल रहा है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015। काम क्या है? engaged in road construction to provide connectivity to difficult and inaccessible regions in border areas of the country। इसके जो ऑफिसर्स है, ट्रूप्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, मिलिट्री, पुलिस, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी लोग होते हैं, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स से भी लोग होते हैं। जिसके ऑर्गेनाइजेशंस देश के 21 स्टेट्स में, एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आप कह सकते हो ये मेंटेन करता है लगभग 32,885 किलोमीटर ऑफ रोड एंड 12,200 मीटर्स ऑफ परमानेंट ब्रिजेस इन द कंट्री। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगा। फाइनली, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को मिलने दिया गया हाथरस विक्टिम से। यहाँ पे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला है कि कोई भी वॉइस ऑफ द फैमिली को दबा नहीं पाएगा। जो आपकी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं मिस प्रियंका गांधी वाड्रा, ये भी बोल रही हैं कि हम फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हो रही है, खासकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड करने की मांग हो रही है। देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। वैसे मैं आज आपके लिए हाथरस रेप केस से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इससे 1 घंटे बाद लगभग अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्री मिला है 180 साल बाद। एक ऐसी वैरायटी ऑफ ट्री जिसको अब तक एक्सटिंक्ट माना जा रहा है, वो मिली है कोलम ग्रोव में। यहाँ पे सैक्रेड ग्रोव नाम की चीज आ रही है। आपको सैक्रेड ग्रोव्स आई होप पता होंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है पहले। सैक्रेड ग्रोव्स वो प्रिस्टीन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा आउटसाइड इंटरफेरेंस से इन्फ्लुएंस नहीं हुए होते हैं। वेस्टर्न घाट्स में आप जाओ दोस्तों, और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में नहीं, अलग अलग नाम से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी और हमारे पेनिनसुलर इंडिया में भी होता यह है कि कुछ ऐसे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जो वहां के लोकल लोगों के लिए बहुत ज्यादा सैक्रेड होते हैं। तो वहां के लोकल लोग उनको बहुत ध्यान से रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो इस तरीके की एक सैक्रेड ग्रोव में एक थ्रेटेंड स्पीशीज मिली है जिसको यह बोला गया कि खत्म हो गई थी, मधुका डिप्लोस्टेमॉन। ये सैपोटैसी फैमिली का एक ट्री है। माना जा रहा था कि ये मधुका डिप्लोस्टेमॉन ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन के रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पालोडे के, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो ट्री है ये मधुका डिप्लोस्टेमॉन है। लास्ट टाइम इसको कलेक्ट किया गया था 1835 में, और अब ये फिर से मिला है। और कहा जा रहा है बेसिकली दिस इज अ रिमार्केबल रीडिस्कवरी, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फ्रॉम अ साइंटिफिक, एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी फाइंडिंग भी छपी है रीडहे नाम के जर्नल में, जो कि इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी का है। ये जो ट्री है, अभी तक एक ही इस वैरायटी का ट्री मिला है, और ये कहां मिला है? कोनाइल अयराविल्ली सिवा टेम्पलेट पारावूर कोलम। ओके, अब बात ये है दोस्तों, अब तक इसको कॉमन वहां पे जो ट्री है ना, अतिलिप्पा,
वो समझा जाता था। बाद में जब इसकी प्रॉपर एनालिसिस की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने बोला कि ये अतिलिप्पा नहीं है, ये मधुका डिप्लोस्टेमॉन है। पहली बार देखा जाए तो हिस्ट्री को किसने ढूंढा था? 1835 में एक पर्सन थे जिसका नाम था रॉबर्ट वाइट। ये सर्जन कम बॉटेनिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। आपको पता है ना कि इंडिया में 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस में एक सर्जन और बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट वाइट। उन्होंने इस समय पे इसके स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया था। उस समय पे 1848 में इन्होंने डिस्क्राइब किया इसको डायोस्प्रियोस ऑफ वाटा। बाद में सीबी क्लार्क ने इसको करेक्ट करके आइसोनैंड्रा डिप्लोस्टेमॉन किया और 1960 में पी रेयन ने इसको मधुका डिप्लोस्टेमॉन किया। इतनी एक्चुअली में जरूरत नहीं है, आप मधुका डिप्लोस्टेमॉन याद रखिएगा। ये एक ऐसा ट्री है जो कि कॉलम पारावुर के एक सेक्रेड ग्रोव में मिला है। पहले इसको एक कॉमन ट्री अतिलिप्पा की तरह समझा जाता था, बाद में पता चला कि भाई ये तो मधुका डिप्लोस्टेमॉन है, जो कि पहले हम एक्सटिंक्ट मान के चल रहे थे। अब तक मधुका डिप्लोस्टेमॉन का केवल एक ट्री मिला है, हो सकता है कि आगे और ट्रीज मिल जाए। यहां पे एक चीज समझ में आती है कि भैया अतिलिप्पा कोड जो मधुका डिप्लोस्टेमॉन, इसको अतिलिप्पा क्यों समझा गया? यहाँ पे एक फील्ड ऑफ स्टडी निकल के आती है जिसको बोला था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी वो नियम कानून होते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को डिसाइड करते हैं। प्लांट्स को डिसाइड करने का जो क्लासिफिकेशन के लिए लॉ बनाए गए हैं वो उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। जो कि टैक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, अरेंजमेंट और नोमोस। जिसमें टैक्सोनॉमी में तो टैक्सी शब्द है जिसको बोला था अरेंजमेंट, और एक नोमोस शब्द जिसको बोला जाता है लॉज। फिर एंजियोस्पर्म नाम का भी शब्द आ रहा है। ये एंजियोस्पर्म क्या होता है? देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। जो किंगडम प्लांटे होता है, किंगडम प्लांटे मतलब प्लांट्स का जो किंगडम है उसमें बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो जो वैस्कुलर सीड प्लांट्स होते हैं इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म, जिसमें से फ्लावर्स भी निकलते हैं। तो इनको क्या था? एंजियोस्पर्म्स आर वैस्कुलर सीड प्लांट्स इन विच ओव्यूल एग इज फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्स इनटू अ सीड इन एन इनकोज्ड हॉलो ओवरी। तो आप कह सकते हो कि ये डेफिनेशन जो बायोलॉजी है आपका यूपीएससी के कोर्स में जितनी बायोलॉजी है उसमें आपको ये डेफिनेशन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स वो वैस्कुलर सीड प्लांट्स हैं जिसमें ओव्यूल एग को फर्टिलाइज करके एक सीड में डेवलप करके एक हॉलो ओवरी के अंदर बंद करके रखा जाता है। एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्रूट्स हैं इनके एग्जाम्पल्स एंजियोस्पर्म्स के, वेजिटेबल्स हैं इसके इनके एग्जाम्पल्स, और ग्रेन्स हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब गैलेंट्स ऑफ द गलवान, आपको पता है दोस्तों गलवान वैली में क्लैश हुआ था, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते करते इनके ऑनर में एक मेमोरियल बनाया गया है। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो इन लोगों ने किया है, उसके लिए हम कभी भी इनको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंडियन आर्मी की तरफ से मेमोरियल बनाया गया जिसमें सारे के सारे 20 जवानों का नाम लिखा गया है। ये पोस्ट 120 ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कोलोनल बी संतोष बाबू के अंदर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को वाई नाला जंक्शन से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, किसके अंदर? ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड है वो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। यहाँ पे जो चीनी थे उन्होंने धोखा से अटैक किया, ठीक है, धोखे से अटैक करके सरप्राइज कर दिया हमारे ट्रूप्स को, लेकिन फिर भी हमारे ट्रूप्स ने बहुत बहादुरी से ये जंग लड़ी, ठीक है। वाई नाला से उखाड़ के फेंका इन चीनियों को। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिसके पास से एलएसी होती है वहां तक इनके बारे में इस जगह पे लिख रखा है। ओके, ये जो पोस्ट 120 है जहां पे मेमोरियल बनाया गया है, ये श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास है। चाइना ने अब तक ये नहीं बताया कि उनके साइड से कितने लोग मरे। हालांकि एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके 5 सोल्जर्स इंक्लूडिंग 1 कमांडिंग ऑफिसर मरे हैं। नेक्स्ट, यूएस नेवीज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रिफ्यूल्स एट पोर्ट ब्लेयर। ये न्यूज निकल के आ रही, आपको लेमोआ के बारे में पता है? लेमोआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो कि यूएस और इंडिया के बीच में हुआ है। तो यूएस नेवी का P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिसने जापान से उड़ान भरी, उसने पोर्ट ब्लेयर पे एक हॉल्ट लिया और वहां पे रिफ्यूलिंग करी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि लेमोआ का प्रयोग करके यूएसए का जो P-8A एयरक्राफ्ट है उसने इंडिया की लॉजिस्टिक फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है। एक्चुअली में इस लेमोआ का मतलब ही यही है कि यूएस की फोर्सेस इंडिया की लॉजिस्टिक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं, इंडिया की फोर्सेस यूएस की लॉजिस्टिक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये फ्री में नहीं है, इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। बट पेमेंट देना एक मेजर चीज नहीं है। अगर किसी एक खतरनाक जंग के दौरान आप किसी की लॉजिस्टिक फैसिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हो तो एक बड़ी चीज होती है, पेमेंट तो कर ही दी जाती है। देखिए क्या है लेमोआ। इट गिव्स एक्सेस टू बोथ कंट्रीज
to designated military facilities on other side for the purpose of refueling and replenishment. India and the US already have large number of joint exercise during which payments are done each time with a long and tedious process. ओके तो बेसिकली जो लेमुआ है वो एक दूसरे की जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है उसका एक्सेस देता है। यहाँ पे एक और न्यूज निकल के आ रही है, एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हो रही है जिसका सेकंड एडिशन हो रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या, एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो एक्सरसाइज बोंगो सागर किसके बीच में है, याद रखिएगा इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। फाइनल न्यूज पे आते हैं आज की, ये है भाई आपका यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आपका दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट। एक मिनट में जरा पेन को ऑन कर लूं। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे आपको ये एक आइलैंड नजर आ रहा है जिसका नाम है न्यू सिलेडोनिया। ये न्यू सिलेडोनिया जो आइलैंड है ये है एक फ्रेंच टेरिटरी। तो इस न्यू सिलेडोनिया का भी जो पास्ट है वो कॉलोनियल पास्ट है, ये फ्रांस के गुलाम थे। तो ये जो साउदर्न, ये जो फ्रेंच की साउथ की पैसिफिक टेरिटरी ना न्यू सिलेडोनिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात चल रही है। 170 साल से ये फ्रांस के कंट्रोल के अंदर में, अब ये फ्रांस के कंट्रोल के बाहर निकलना चाहते हैं। तो रेफरेंडम कराने की बात करी जा रही है और 2018 में एक रेफरेंडम हुआ भी था। तो जब इस न्यू सेलेडोनिया नाम के आइलैंड पे फ्रांस के कॉलोनियल रूल को हटाने की बात करी जाने लगी, तो यहां पे एक डीकोलोनाइजेशन प्लान को स्टैब्लिश किया गया 1998 में, जिसको बोला गया नोमी अकॉर्ड। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों कि जो ये न्यू सेलेडोनिया नाम का आइलैंड है, यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक है कनक पॉपुलेशन जो वहां की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जो वहां के लोग हैं, और एक है कार्डो चेस। ये कार्डो चेस डिसिडेंट्स हैं यूरोपियन सेटलर्स के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रांस से लोग आए, जो आके न्यू सेलेडोनिया आइलैंड में रुके, उन्होंने लोकल लेडीज से शादी की, उनके बच्चे हुए, तो ये जो डिसिडेंट्स है वो उन यूरोपियन सेटलर्स के डिसिडेंट्स है। अभी ये दो पॉपुलेशन ग्रुप्स बन गए और इन दो पॉपुलेशन ग्रुप्स के बीच में लगातार वायलेंस होता रहता है। ये जो कनाक पॉपुलेशन वाले लोग हैं वो इन कैल्डोचेस से बोलते हैं कि आप बाहर निकलो। कैल्डोचेस का कहना है कि हम तो जाने कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी कंट्री है। अब बात यहाँ पे ये है कि रेफरेंडम कराया गया 2018 में, और अगर इस 2018 में रेफरेंडम हो जाता, रेफरेंडम में क्या बोला गया कि जो अभी का सेटलमेंट चल रहा है या तो आप उसको चालू रखो या फिर न्यू सेलेडोनिया को पूरी तरीके से आजादी दे दो और फ्रांस वाले वहां से निकल जाएंगे। इस 2018 के रेफरेंडम में 56.7% लोगों ने बोला कि फ्रांस वाला जो अरेंजमेंट अभी चल रहा है उसको चलने दो। क्यों? क्योंकि बात दोस्तों ये है कि देखिए, न्यू सेलेडोनिया के जो लोग हैं उनको फ्रांस की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो वो फ्रांस जा सकते हैं, फ्रांस में नौकरी कर सकते हैं। अभी अगर आप इस न्यू सेलेडोनिया की लोकेशन देखोगे, कहां है इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन को देख के आप आराम से ये बोल सकते हो कि यहाँ पे केवल एक इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है और वो है टूरिज्म। तो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ये फ्रांस पे डिपेंडेंट है। यहाँ के लोग बहुत सारे फ्रांस में जाके नौकरी करते हैं। अभी अगर ये लोग फ्रांस से इंडिपेंडेंस ले लेते हैं तो यहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास से फ्रांस की जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी, वो सिर्फ अपने इस इलाके में सीमित रह जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम फ्रांस से अलग हो, क्योंकि फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री, तो उसके साथ किसी ना किसी तरीके से ये लोग एसोसिएटेड रहना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, खासकर पिछले 2 सालों में देखा जा रहा है कि जो प्रो इंडिपेंडेंस की आवाज लगाने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इनकी इंडिजीनियस कनक पॉपुलेशन है, इनको उस हद तक आप कह सकते हो इक्वलिटी नहीं मिलती है कार्डोचेस से। कहीं ना कहीं इस कनक पॉपुलेशन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन वन फॉर्म और द अदर। तो अब एक नया रेफरेंडम कराया जा रहा है और इस नए रेफरेंडम में हो सकता है कि ये बोल दिया जाए कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हो सकता है ये बोल दिया जाए कि हम इंडिपेंडेंस नहीं चाहते, हम फ्रांस के अंदर ही रहना चाहते हैं। अभी क्या होगा वो तो इसके रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। न्यू सेलेडोनिया की लोकेशन याद रखिएगा, और ये जो कनाक और कार्डोचेस नाम की जो दो शब्द हैं ये याद रखिएगा, ये किसी भी एमसीक्यू में आपके सामने आ सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।